नमस्कार। किताबों के इस ख़ास कार्यक्रम बुक शेल्फ में आपका स्वागत है और आज हमारे बीच हैं देश के एक जाने माने पत्रकार भी रहे हैं और लेखक तो ये हैं ही, अरुण अस्थाना जी। इनकी 2 किताबें अब तक आ चुकी हैं, प्रणाम और कैसा आदमी हूँ मैं। तीसरी किताब जल्दी ही आपके बीच आने वाली है। वो एक ख़ास विषय पर वो किताब केंद्रित है जिस बारे में अरुण जी खुद बताएंगे। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है और आपकी जो लेखन यात्रा है, आज हम उस पे चर्चा करने वाले हैं। आपकी जो 2 किताबें शुरुआत में आई हैं, वहाँ से शुरू करते हैं कि आपने जो लिखने पढ़ने की जो शुरुआत की पत्रकारिता के अलावा लिटरेरी फील्ड में, आपने ये शुरुआत कब और कैसे की? देखिए, अगर आप लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें, तो मैंने कभी साहित्य पढ़ा नहीं था। मैं विज्ञान का छात्र रहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं जियोलॉजी की पढ़ाई की। लेकिन लिखने का शौक़ शायद पहले से था और थोड़ा हमारे पिताजी से आया, तो लिखना शुरू कर चुका था मैं बहुत अर्ली। आप इसको ऐसे समझें कि मेरी जो पहली कहानी थी वो हंस में छपी थी। हंस बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती रही है और राजेंद्र यादव उसके संपादक थे। उन्होंने पहली कहानी हमारी छापी थी, उसी का नाम कैसा आदमी हूँ मैं था जी। और तब मैं 23 साल का था। तो आप यूँ समझें कि उस समय से लगातार लिख रहे हैं हम। लेकिन ये ज़रूर रहा कि बहुत नहीं लिखा, कम लिखा। 25 साल 30 साल में किताबें 2 ही रहीं, 10-12 कहानियाँ रहीं। तो ये था कि बाकी सारी चीज़ें भी बहुत सारी करते रहे। और अभी जो तीसरी किताब है उसने काफ़ी टाइम ले लिया मेरा, क्योंकि बड़ी रिसर्च बेस्ड किताब थी जी। और जो अभी थोड़े दिनों में आने वाली है। तो वो जो तीसरी किताब है आपकी, वो आपने क्या सोचा उसके बारे में, किस विषय पर वो है किताब? देखिए, जो मैं थोड़ा सा पीछे जाके फिर आऊँगा वापस आपके सवाल पे। जो हमारी पहली किताब थी उसका नाम था प्रणाम। वो उपन्यास था एक, और वो हिंदी पट्टी है हमारी, उसमें छात्र राजनीति या युवा राजनीति पर थी और उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड पे। और ये उसका जो है, मैंने 1-2 लोगों को पढ़ने को दी थी, तो किसी ने उसका जिक्र श्रीलाल शुक्ल जी हुआ करते थे, बहुत बड़े बिल्कुल। लेखक, उनसे किया और मेरी मुलाकात कराई और श्रीलाल जी ने मुझसे कहा कि मैं पढ़ना चाहूँगा छपने से पहले। जी। तो मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने उसकी प्रस्तावना खुद लिखी। उन्होंने मुझसे कहा कि अरुण, इसकी प्रस्तावना, मैं इस पर कुछ लिखना चाहूँगा। तो मैंने कहा आप प्रीफेस ही लिख दीजिए। कहने हाँ ठीक है, मैं देता हूँ। तो वो किताब जो उन्होंने हाथ से लिख के जो उन्होंने प्रस्तावना भेजी थी किताब में, वो वैसे के वैसे ही छापी गई, वो टाइप सेट नहीं की गई। उनकी चिट्ठी वैसे के वैसे उसे छपी है। तो वो जब मैं लिख रहा था उस समय, ये 2005 की बात है, उसको मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में विश्वनाथ सचदेव और महेश भट्ट और उस समय पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने लॉन्च किया था। तो किसी ने मुझसे कहा कि आपने जिस तरह से उसमें उस नॉवेल में क्या था कि वो भारत और कुछ पड़ोसी देशों का जिक्र था बिल्कुल एंड में जा कर के। तो उन्होंने कहा कि आप और पड़ोसी देशों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। बात आई गई हो गई। फिर 2011 के आसपास क्या हुआ कि ये मेरी दूसरी किताब जो पेंगुइन ने छापी थी, कैसा आदमी हूँ मैं, उसकी कहानियों में से एक कहानी कम पड़ गई। उन्होंने कहा कि साहब ये किताब तो शायद 130 पेज की, 140 पेज की हो रही है और हम चाहते हैं कि 150 पेज के ऊपर हो, तो एक कहानी और दीजिए आप। तो अब मतलब ऑन डिमांड लिखना तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। फिर भी मैंने कोशिश की, उसमें थोड़ा किताब डिले हुई, तो मैंने एक कहानी और लिखी। तो उस कहानी में भी जिक्र बांग्लादेश का आया। अब वो इसलिए आया क्योंकि मैंने बांग्लादेश का और पाकिस्तान का, भारत के अलावा, कम से कम 4 बार सफ़र किया है। मतलब 2 बार मैं पाकिस्तान गया हूँ, 2 बार बांग्लादेश गया हूँ। तो ये कच्चा माल जो है नई किताब का, वहाँ से जुट रहा था धीरे धीरे। एक पहला थॉट जो है, वहाँ किसी ने कहा था कि जब उसका लॉन्च था प्रणाम का, कि आप ट्रांसनेशनल हो रहे हैं आपकी राइटिंग में। तो और दूसरा यहाँ पे आ गया
इस बीच में यात्राएं की थी। तो वहाँ से वो कहानी जन्मी थी और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई पाकिस्तान में हमारी, जो अलग अलग तरीके के लोग थे। क्योंकि मैं वहाँ पत्रकारों को ट्रेनिंग देने गया था, लगभग 700-800 पत्रकारों को मैंने वहाँ पे 2 चैनल थे, उन दोनों में एक एक्सप्रेस न्यूज़ और एक आज टीवी, वहाँ पे उनको ट्रेन किया था। तो वो सारे लोग हमें बहुत सारे लोगों से मिलवाने जाते थे। दूसरे जब आप पाकिस्तान वगैरह जाते हैं तो लोगों को अभी भी जो भारत से गए हुए लोग हैं, जो यहाँ से वहाँ पाकिस्तान को लेके काफ़ी उत्सुकता हाँ, भी है, उत्सुकता लोगों के भारत अंदर को जानना लेकर भी के। चाहते हैं। हाँ, वहाँ के और लोगों वहाँ को के भारत लोग के बारे में बड़ी उत्सुकता है और कोई जाता है तो उसको सर आँखों पे बिठाते हैं वो। मतलब मेरा अनुभव यही है। और मैं आखिरी बार जो है वो 2008 या 9 में गया था। उसके बाद हालात बदले हैं, लेकिन अब पता नहीं बदले हालात में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आया होगा। तो एनी हाउ, तो वहाँ बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनकी कहानियाँ सुनी। तो वो उन कहानियों से कुछ ऐसी चीज़ बनी कि मैंने उस पर फिर रिसर्च किया। तो ये जो कहानी है, ये जो नावल है मेरा, इसका नाम तो अभी शायद पब्लिशर कुछ बात कर रहे हैं बदलने की या जो भी है। ये 1910 में शुरू होती है और 2010 में ख़त्म होती है। अच्छा। ये 3 देशों की कहानी है, 3 जनरेशन्स की, 3 नेशंस 3 जनरेशन्स स्टोरी। मतलब एक शताब्दी आपने एक शताब्दी है। अच्छा। और आज़ादी के पहले, पार्टीशन, और उसके बाद पार्टीशन के बाद। ख़ास तौर पे कहानी पार्टीशन के बाद की है, फ़ौरन बाद क्या हुआ, उस तरफ क्या हुआ, इस तरफ क्या हुआ, यहाँ पे कहानी बढ़ती है। और उसके बाद आज की कहानी है। तो मुझे लगता है कि एक मैंने 10-12 साल उस पर काम किया है। नहीं, निश्चित रूप से जब वो आएगी तो एक हाँ, और पाठकों के लिए एक नई चीज़ और एक नए रिसर्च के साथ मतलब इतिहास भी है उसमें। मतलब उसमें लाला लाजपत राय का जिक्र भी है और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन का भी जिक्र है। मतलब लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी उस समय से शुरू होता है वो। तो आपको थोड़ा फैक्चुअल भी होना पड़ता है फिक्शन लिखते हुए। तो और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हमारे सामने आई कि जो ज़बरदस्त रिसर्च मांगती थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने कम ही लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है जो फिक्शन में भी ऑथेंटिकेट करे। निश्चित रूप से अब आजकल जो ज़माना है, जिस तरह से तमाम अच्छी कहानियों की तलाश होती है, OTT प्लेटफॉर्म्स को भी, फिल्म वालों को भी। आपने भी निश्चित रूप से आपकी कहानियों को लेकर के कुछ लोगों ने ज़रूर दिलचस्पी दिखाई होगी। आपका इस बारे में क्या अनुभव रहा है, चूँकि आप मुंबई में बहुत लंबे समय तक रहे? जी देखिए, प्रणाम जो हमारा नावल था वो ऑल्ट बालाजी, जो एकता कपूर की कंपनी है, उसने कहीं से, उनको कहीं से मिल गई थी। तो उन्होंने मुझे, उसमें मेरा ईमेल आईडी किताब में लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे ईमेल किया कि वो किताब उनको मिली है और इस पर काम करना चाहते हैं, एक सीरीज़ करना चाहते हैं और मैं उनको राइट्स दे दूँ। और उन्होंने शायद वाणी प्रकाशन जिन्होंने उसको छापा था, उनको भी संपर्क किया था, लेकिन मैंने शायद उनको पहले जवाब दे दिया। तो मैंने कहा ठीक है, आप काम कीजिए उस पर। और फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उन्होंने भेजे, सारी चीज़ें हुई। मीटिंग के लिए मुझे उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, वहाँ पे सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कहूँ कि वो बात पैसे पे आके अटक गई। क्यों? ये एक अलग अनुभव है कि भारत में आज भी जो है लेखक जो है वो, उसको पता नहीं क्या समझा जाता है कि उसको लगा इसको तो कुछ भी दे दो वो हो जाएगा। वो उस किताब के राइट्स लेना चाहते थे। और मैंने काफ़ी लोगों से बात की जिन्होंने पहले काम किया था, और हमारा चूँकि हम टेलीविज़न से काम करते हुए आए हैं तो मुझे मालूम है कुछ चीज़ें। तो मैंने एक निश्चित राशि मांगी थी उनसे, जो बहुत बड़ी नहीं थी, और वो मुझे जो है 3 लाख रुपए दे रहे थे, और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई माफ़ कीजिए, पैसे की बात नहीं थी। पैसे भी अगर मैं 3 लाख पे मान जाता। मैंने उनसे 2-3 चीज़ें और कही। मैंने कहा कि भाई जब आप इसको डेवलप करेंगे एज अ स्क्रिप्ट और एज अ स्क्रीन प्ले और सीरीज़ बनाने की जब बात आएगी, तो मैं स्टोरी रूम में शामिल रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम मेरा नाम तो ढंग से
दिखना चाहिए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लिख देंगे कि अरुण अस्थाना की किताब प्रणाम पर आधारित। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे चाहिए। तो वो ये सारी शर्तें नहीं हो पाई, तो वो उन्होंने फिर हमने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात है 2019 की। और अब चीज़ें मुझे लगता है कि उसके बाद से अचानक बहुत तेज़ी से पिछले 5 सालों में चीज़ें बदली हैं, और ऑप्शंस भी बहुत खुले हैं। ऑप्शन खुल गए हैं। हाँ। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब रिटन वर्ड्स की तरफ देख रहे हैं, जो पहले से है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब आप एक कहानी सिर्फ टेलीविज़न के लिए करते हो या OTT प्लेटफॉर्म के लिए करते हो, वो उसके मुकाबले लोगों को ज़्यादा अभी जो है वो दिलचस्पी है इसमें कि कोई किताब हो, कोई छपे हुए वर्ड्स हो, उस पर जो है काम करने गए। तो मुझे लगता है कि हालात बदले हैं, लेकिन 19 में तो ये था कि वो पैसे भी नहीं दे रहे थे और इज्जत भी बहुत हाँ, जाहिर सी बात है कि ऐसे में लेखक का भी अपना एक आत्मस्वाभिमान है। मैंने कहा कि भाई आप इसको आगे डेवलप करना चाहोगे तो मुझे मालूम है ये कहानी कहाँ जाएगी, मुझे मालूम है ये कहानी आगे कहाँ जाएगी। अगर आपका सीज़न 2 करना चाहते हो तो क्योंकि वो कहानी ओपन एंडेड है। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये कहानी कहाँ जाती है, मैं वो भी कर दूंगा। नहीं, उनका ये था कि सब आप किताब दे दीजिए और फिर भूल जाइए। अब हम एक बार लौटते हैं लिटरेचर की दुनिया में फिर से। जी, जिस तरह से लिटरेचर आज की दुनिया में भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य ख़ास तौर से बहुत तरह के विवादों में घिरा रहता है, अक्सर खेमेबाजी है, आपसी जो टकराव होते हैं और प्रकाशकों की मनमानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बेशक आपने कम लिखा हो, लेकिन आप इस पूरे दौर से गुजरे भी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य की जो मौजूदा स्थिति है, नए लेखक हैं और जिस तरह की डिमांड है और डिजिटल ज़माने में जो चुनौतियां हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं हिंदी साहित्य की जो खेमेबाजी है उस पर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उन खेमों में कभी रहा नहीं हूँ, है ना। और संपर्क संबंध बहुत सारे लोगों से रहे हैं जो अलग अलग खेमों में रहे हैं। मैं खुद चूँकि वहाँ नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ये सबको मालूम है कि उन खेमेबाजी ने साहित्य का नुकसान ही किया है। और तो इसके ये बहुत खुली सी बात है, इसलिए इस पर कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, आपने जो आपका दूसरा सवाल था कि नए लेखक और नया माहौल और नया परिवेश और नई जो लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चुनौतियां हैं, मतलब चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों चीज़ हैं, चुनौतियां और अवसर दोनों चीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि आज लोगों के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ है। मैं आपको बताऊं कि जब कैसा आदमी हूं मैं को फेमिना ने, जो फेमिना पत्रिका है, उसने वो हर साल करता है ये कि साल की 10 बेहतरीन किताबें, तो उसमें रखा था। तो मेरे पास 1-2 लोगों के फ़ोन आए जब उन्होंने पत्रिका कहीं देखी होगी, तो और वो लोग हैं जो मेरे साथ काम करते रहे हैं। तो वो मुझसे कहते हैं कि अच्छा आप लिखते हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। हमने कहा ताज्जुब है। तो इसलिए कि मैं उतना, जब आप कह रहे हैं कि खेमों में पड़ा नहीं। दूसरी वजह ये थी कि उस समय, वो 2015 की बात कर रहा हूँ, वो एक ठीक ठाक ये था कि आपको विजिबिलिटी उसने दे दी। आज विजिबिलिटी पाने के 50 तरीके हैं, है ना। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है ना। पब्लिशर्स जो है वो अब सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ भी आपके पास में एक ऑप्शन है। चुनौती किताब बेचना रही है, वो हमेशा रहेगी। किताब बेचना जो है, चाहे आप सेल्फ पब्लिश करें चाहे पब्लिशर पब्लिश करें, वो चुनौती हमेशा रहेगी। तो मार्केटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रकाशक पाना, आज की तारीख में एक अच्छा प्रकाशक पाना और अपनी किताब अच्छे से बिकवाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है जो पहले से कहीं बड़ी हो गई है। बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने बहुत विस्तार से चीज़ें बताई और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो नई किताब आ रही है, निश्चित रूप से वो पाठकों को
एक जो 100 साल का जो आपने जो सफ़र बताया है, और ख़ास तौर से भारत और पाकिस्तान और आसपास के देशों का जो इतिहास भी है उसमें, और उसको कहानी के फॉर्म में आप लेकर के आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक नई चुनौती भी आपके सामने रही इस किताब को लेकर के, और वो जल्दी से जल्दी आए और पाठकों के बीच हम उस किताब के बारे में भी जल्दी से जल्दी चर्चा करें। बहुत शुभकामनाएं, आप हमारे साथ आए और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। नमस्कार।